हाय फ्रेंड्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद अमेंडमेंट लेक्चर। तो पहले लेक्चर में अपन ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तक के सभी अमेंडमेंट्स कवर किए थे। अभी कुछ मिसलेनियस अमेंडमेंट्स बाकी है। देखो, पहला है क्लबिंग ऑफ इनकम। इस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुए। नेक्स्ट है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसमें एक ही अमेंडमेंट हुआ है जो सेक्शन 79 में हुआ है। अगेन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, सेक्शन 79, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ सर्टन कंपनीज। याद है आपको, क्लोजली कंपनी जो होती है या एलिजिबल स्टार्टअप, उनके लिए सेक्शन 79 है। कौन सी कंपनी? क्लोजली मतलब जो लोगों को शेयर्स इशू नहीं करती, प्राइवेट कंपनी। एंड दूसरा एलिजिबल स्टार्टअप, उनको अगर लॉसेस होते हैं तो दोज लॉसेस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर सेक्शन 79। उसमें छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। देखो, पहला क्लॉज ए ऑफ 79, इन केस ऑफ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। मतलब ये कौन सा कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड है। कौन सा है? प्राइवेट लिमिटेड। नो लॉस इंकर्ड in any year prior to previous year shall be carried forward and set off against income of the previous year unless of the last day of previous year the share of company carrying not less than 15% of voting power were beneficially held by person who beneficially held shares of the company carrying not less than 50%। अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। पहले क्या लिखा मैं आपको समझाता हूं। ये हम सबने पढ़ा है रेगुलर लेक्चर में। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सुनो ध्यान से, अगर उनको आज लॉस सेट ऑफ करना है, लेट से 15-16 का 20 लाख लॉस आज सेट ऑफ करना है, तो कंडीशन ऐसा था कि 15-16 मतलब 31 मार्च 16 पे जितने शेयर होल्डर्स थे उसमें से अगर आज 51% शेयर होल्डर है तो ही लॉस सेट ऑफ वो कर सकते हैं। ये बिफोर अमेंडमेंट है, मैंने अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है, ये आपके सबके नोट्स में ऑलरेडी है, बस मैं एक रिवीजन ले रहा हूं। तो बोलो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या कंडीशन है? जिस साल का लॉस है उस साल के कितने होने चाहिए? कितने शेयर होल्डर्स? हाँ, 51% शेयर होल्डर अगर आज भी कंपनी के शेयर होल्डर है तो ही वो लॉस क्या होगा? एडजस्ट होगा। क्लियर है? ये था क्लॉज ए। देन क्लॉज भी था फॉर एलिजिबल स्टार्टअप, उनके लिए 100% था। कितना था उनके लिए? सभी चाहिए, ऑल। अच्छा, एलिजिबल स्टार्टअप क्या है ये आपने कैपिटल गेन में पढ़ा है। तो ये था सेक्शन 79। ए किसके लिए था? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड बी क्लॉज किसके लिए? एलिजिबल स्टार्टअप। तो बोलो, एलिजिबल स्टार्टअप को अगर लॉस सेट ऑफ करना है तो कितने शेयर होल्डर चाहिए? जिस साल लॉस हुआ है उस साल जितने शेयर होल्डर्स थे 31 मार्च को, उतने इस साल होना क्या है? जरूरी है। तो प्राइवेट के लिए 15% एंड एलिजिबल स्टार्टअप के लिए 100% अगर शेयर होल्डर रहेंगे तो लॉस सेट ऑफ होगा। ये आप सबने ऑलरेडी पढ़ा है, मैंने रिवीजन लिया है। आगे अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है देखो, सेक्शन 79 रेगुलेट्स कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ क्लोज्ड कंपनी, दैट इज क्लॉज ए ऑफ 79 एंड क्लॉज बी। ये अपन ने ऊपर पढ़ा था, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ये प्रोविजंस क्या है अपन ने पढ़ ली है, ये मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी। अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है? फिर देखो, अमेंडमेंट इतना ही हुआ है। अमेंडमेंट फॉर एलिजिबल स्टार्टअप, देखो क्या लिखा है, करंटली क्लोज्ड कंपनी विच ओन्स एलिजिबल स्टार्टअप कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड लॉस अंडर ए। मतलब क्या है? मेरा क्लोज्ड कंपनी है। अच्छा, क्लोज्ड कंपनी है तो ए है, एंड एलिजिबल स्टार्टअप है तो बी है। क्या लिखा है? करंटली अगर क्लोज्ड कंपनी है जिनका एलिजिबल स्टार्टअप है तो वो ए में बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते। वो कहां पे क्लेम करेंगे? बी में कितना होना चाहिए शेयर होल्डर? 100%। टू फर्दर फैसिलिटेट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप, अ स्कीम ऑफ 79 हैज बीन मॉडिफाइड सो एज टू प्रोवाइड दैट ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ क्लोज्ड कंपनी, closely eligible startup shall be carried forward and set off against income of current year on satisfaction of either of the two condition under A और B। मतलब क्या है? अमेंडमेंट क्या बोलता है देखो, कि जो क्लोज्ड कंपनी है क्या है?
हाँ, एंड वो एलिजिबल स्टार्टअप अगर है तो बी में बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, वो ए में बेनिफिट क्लेम। अच्छा, बी में क्लेम करना है तो क्या इशू है, 100% शेयर होल्डर होना जरूरी है, एंड ए में तो 51%। तो इन साल से उनको ए का भी बेनिफिट दिया गया है, वो ए में भी लॉस क्लेम कर सकती है, या फिर हाँ ए में क्लेम करना है तो 100 से कम भी हो गए, लेकिन 51 से ज्यादा भी है तो भी क्लेम, देखो वही दिया है, आइदर ऑफ टू कंडीशंस, मतलब ए या बी, उसमें से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो गया, मतलब 51% भी अगर हो गया तो उनका लॉसेस का बेनिफिट उनको मिलेगा। बस क्या होना चाहिए, वो क्लोजली हेल्ड एलिजिबल स्टार्टअप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि ए में कौन सा आता है, क्लोजली हेल्ड, जो लोगों को शेयर्स इशू नहीं करती, उन्हीं स्टार्टअप के लिए अमेंडमेंट है। अच्छा, जो लोग शेयर्स इशू करते उनके लिए 8 साल है, अपन ने पढ़ा था ना, नॉर्मल बिजनेस लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर 8 इयर्स, उसमें शेयर होल्डर का कंडीशन नहीं है। बट अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वहां पे वो कंडीशन है 100% एंड 51%। इज दिस क्लियर? तो बोला अमेंडमेंट क्या हुआ है, छोटा सा अमेंडमेंट क्या हुआ है कि अगर एलिजिबल स्टार्टअप है तो वो क्लॉज है कि हिसाब से बेनिफिट क्लेम, मतलब 15% रहेगा तो भी इनडायरेक्टली चल जाएगा। दैट्स इट। तो ये भी कुछ काम करनी है। नाउ डिडक्शंस में अमेंडमेंट्स अच्छे हुए हैं, अमेंडमेंट नहीं, कुछ अमेंडमेंट्स हुए और कुछ नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं। देखो, परमिसेबल डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। अच्छा, पहला एटीसी था। अच्छा बोलो, एटीसी हु कैन क्लेम, इंडिविजुअल एंड एचओएफ, उसमें वो 20-23 इन्वेस्टमेंट है, उन सबका टोटल और 1,50,000 विच एवर इज लेस, बस उस लिस्ट में और एक ऐड हुआ ये। सो देयर इज वन मोर एडिशन इन दैट लिस्ट। तो मैं पूरा लिस्ट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अमेंडमेंट लेक्चर है। तो आपने जो एटीसी में लिस्ट पढ़ा है, जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है वो तो है, उसमें और एक ऐड हुआ है। एंड जब मैं ये पढ़ूंगा तो आपका कंफ्यूजन होगा क्योंकि ये एनपीएस है, सुनो, एंड एनपीएस एटीसीसीडी में कवर होता है, लेकिन ये एनपीएस एटीसी में कवर हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा अमेंडमेंट एडवांस लेवल पे कवर किया है। यहाँ पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा टर्म्स यूज किए आपको क्लैरिफाई करने के लिए कि वहां पे जो एनपीएस है वो अलग है एंड यहाँ पे जो अलग है। पढ़ के आपको आराम से बताता हूँ। देखो, कंट्रीब्यूशन टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस, देखो, कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एडिशनल अकाउंट अंडर एनपीएस referred to under section 80 CCD for a fixed period of not less than 3 years and which is in accordance with the scheme notified by central government for this purpose qualify deduction under section 80C। सिंपल करके बताता हूं, याद है एनपीएस में आप एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 50,000 रुपीज, कुछ याद है कि नहीं? तो अभी वैसे ही डिडक्शन आपको एटीसी में मिलेगा फॉर एनपीएस। अभी आप बोलेंगे मतलब 2 बार मिलेगा क्या? नहीं, वहां पे मिलने वाला एडिशनल अलग है, यहां पे मिलने वाला अलग है, लेकिन सर स्कीम तो एक ही है। यस, स्कीम भी एक है, फिर अलग कैसे है सर? आप एटीसीसीडी का भी रेफरेंस दे रहे हो, वो जो एनपीएस है ना एटीसीसीडी वाला, वो हर एक सिटी में अप्लाई नहीं होता है। जिन सिटी में वो अप्लाई नहीं होता है ना, उन सिटी के लिए एटीसी में उसको लाया गया है। आई होप दिस विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, इसलिए मैंने वो नाम भी दिया है, ये एक्स्ट्रा अमेंडमेंट दिया। देखो, इट मे बी नोटेड दैट only contribution to additional account under NPS will qualify for ATC. There are 2 types of NPS account. One is tier 2 and tier 1 and tier 2 to which individual can contribute. Okay, ATCCD provide deduction in respect of contribution of only tier 1, मतलब यहाँ पे कौन सा ऐड किया गया है? tier 2 अकाउंट। tier 1 tier 2 ये सिटीज के हिसाब से रहता है, तो बस ध्यान में रखना कि tier 1 अगर है तो कहाँ पे क्लेम करना है आपको? एटीसीसीडी, एंड टायर 2 के हिसाब से बोला है तो एटीसी में करना। अच्छा, उसका लिमिट 1,50,000 में ऐड किया है, कोई अलग से लिमिट नहीं है, टोटल वो 150 में ऐड हो जाएगा। तो अभी जो एटीसीसीडी है वो कौन सा अकाउंट बोलने का आपको? बस अभी टायर 1 टायर 2 के आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो कौन सा है? टायर 1 वाला है। कौन सा है? हाँ, तो ये जो एडिशनल अकाउंट है जो टायर 2 है वो एटीसी में आता है। तो ये स्कीम एक ही है, बट वहां पे जो है वो अलग है, एंड जो यहाँ पे वो क्या है? अलग है। इज दिस क्लियर नाउ? तो एनपीएस अंडर टायर 1 आता है, बोलो कौन से सेक्शन में क्लेम करोगे? एटीसीसीडी एज पर दैट, एंड टायर 2 के हिसाब से आता है तो बाकी सब कुछ सेम। टोटल ऐड करो जो भी आपने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, 150 और अमाउंट विच एवर इज लेस। क्लियर है? नाउ दूसरा अमेंडमेंट एटीसीसीडी में हुआ है, वही नेशनल पेंशन स्कीम। अच्छा, अपन रिवाइज करते हैं।
नेशनल पेंशन स्कीम अगर कोई याद है तो ये दो लोगों के लिए अपन ने पढ़ा था, एक सैलरीड एंड एक अदर देन सैलरीड। सैलरी के लिए डबल बेनिफिट मिलता है, कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ 10% एंड ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ 10%, टोटल 20 मिलता है। एंड अदर देन सैलरीड 20% ऑफ GTI, याद है ना? हाँ, तो ये जो एम्प्लॉयर का अच्छा बताओ, तो एनपीएस के लिए जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर मैक्स कितना मिलता था? हाँ, ये 10%, 14% किया गया है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। कितना किया गया है? देखो यहां पे इतना सा अमेंडमेंट है, बाकी सब कुछ सेम है। तो 80 में बोलो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट में कितना लेते हैं मैक्स? 10% ऑफ सैलरी। फ्रॉम दिस ईयर 10 की जगह कितना लेना है? 14। बट इज 14 एप्लीकेबल फॉर एवरी एम्प्लॉय? नो। कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% है। खुद का लिमिट चेंज नहीं हुआ है, वो 10 ही रखा है, खुद का लिमिट 10 ही रखा है। अरे समझा कि नहीं? तो बोलो अभी एनपीएस में दो कैटेगरी होंगे, सुनो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैक्स कितना होगा? गवर्नमेंट का 14 और आपका 10, 24 कितना होगा? एंड नॉन गवर्नमेंट है तो दोनों का 10-10 कितना होगा? 20% होगा। बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी एज इट इज ही है जो आपको पढ़ना है, बस इतना से एक चेंज हुआ है। तो एनपीएस के दोनों चेंज समझ में आ गए? बोलो जो 80 सीसीडी में आता है वो कौन सा अकाउंट है? टायर 1, ये सिटीज के हिसाब से डिसाइड होता है। एंड टायर 2 कहां पे आएगा? 80C में आएगा। क्लियर है क्या? अच्छा बताओ 80 सीसीडी में क्या अमेंडमेंट हुआ है? जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 10 के बजाय कितना मिलेगा? 14 कर सकता है एम्प्लॉयर, बट कौन सा होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है, ओनली सेंट्रल, ना स्टेट ना लोकल अथॉरिटी। तो एग्जाम में अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14 लिखना है, एंड स्टेट बाकी अदर देन सेंट्रल है तो कोई भी एम्प्लॉयर है तो 10%। फिर स्टेट रहेगा तो भी 10 ना। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 14 किया है। बी केयरफुल, इट्स नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एनी डाउट? एकदम क्लियर है 100%? ओके। नाउ ये अमेंडमेंट नहीं है, नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। नया सेक्शन क्या किया गया है? इंसर्ट किया गया है। इसका नाम है 80EEA। इसका नाम क्या है? 80EEA। ओके पता तुम्हें क्या? जरा अपन एक सेक्शन रिवाइज करेंगे, पुराना सेक्शन। याद करो अपन ने सेक्शन पढ़ा था 80EE। किसी को याद है 80EE क्या है? व्हाट इज 80EE? याद करो 80EE क्या था? आपने अगर घर के लिए लोन लिया है, लोन सैंक्शन 16-17 में हुआ है, घर का वैल्यू 35 लाख से ज्यादा नहीं है, लोन का अमाउंट 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो कितना डिडक्शन मिलता है आपको? 50,000 मिलता है 80EE में। एंड 24 में हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख मिलता है। अरे याद है कि नहीं? वैसा और एक अमेंडमेंट लाया गया 80EEE, सेम कॉपी किया है। तो नया सेक्शन क्यों बनाया गया? क्योंकि 80EE में उन्हीं लोगों का अलाउ था जिनका लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ है। जिनका लोन कहां पे सैंक्शन हुआ है? बस सेम प्रोविजन कॉपी किया है, पीरियड एंड थोड़े से कंडीशन चेंज किए। सो अगेन वन मोर बेनिफिट गिवन बाय गवर्नमेंट टू बाय न्यू हाउस। देखो, एन इंडिविजुअल हु हैज टेकन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मतलब घर की बात हो रही है, शॉप नहीं, फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेना है, देन इंटरेस्ट पेएबल ऑन सच लोन would qualify for deduction under this section। तो इस सेक्शन में आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। ओके, कंडीशंस देखो, पहला कंडीशन क्या है? दो लोन इज सैंक्शन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये इस साल के लिए खाली है। जैसे 80EE आपने जो पढ़ा था वो खाली 16-17 के लिए था, या 15-16 क्या था? 16-17। ये जिन लोगों का लोन सैंक्शन बोला है, घर लेने की बात नहीं हो रही है, लोन सैंक्शन हुआ है, बुक करके रखो, फ्लैट बाद में मिलने दो, चलेगा। जिन लोगों ने घर का लोन 1920 में सैंक्शन किया उनके लिए है। दूसरा कंडीशन, द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख, मतलब छोटा घर लेना है, बहुत बड़ा घर नहीं लेना है। तीसरा कंडीशन, द एसेसी डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन, मतलब ये आपका खुद का पहला घर होना चाहिए। सी इट्स अ कॉपी ऑफ 80EE। खाली 80EE में 50 लाख का लिमिट था, यहां पे 45 लाख का लिमिट है। बाकी सेम ही, तो आप घर पे जाके 80EE पढ़ना,
इसको बाजू में रखना, बस पीरियड का फर्क है, वहां पे 16-17 है, यहाँ पे 19-20 है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम ही है. नाउ पीरियड ऑफ बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ दिस डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन वुड बी अवेलेबल फ्रॉम AY 2021 एंड सब्सिक्वेंट ईयर ऑल्सो. मतलब ये बेनिफिट जिन लोगों का घर लोन 1920 में सैंक्शन हुआ है, बेनिफिट उनको ही मिलेगा, बट बेनिफिट जब तक ये लोन रिपे नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता रहेगा सब्सिक्वेंट ईयर. अरे समझा कि नहीं? तो जिन लोगों का घर 1920 में लोन सैंक्शन हुआ है उन्हीं को मिलेगा, बट वो मिलेगा परमानेंटली, जब तक रिपेमेंट चलता रहेगा उनको बेनिफिट मिलेगा. अच्छा, कितना डिडक्शन मिलता है? द मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज 1,50,000 रुपीज. 80EE में 50,000 था, इसमें कितना हो गया? हाँ. अच्छा, दिस इज ओवर एंड अबाउट 2 लाख इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. एसओ प्रॉपर्टी के लिए मैक्स 2 लाख मिलता है कि नहीं? यहाँ पे 1.5 लाख मिलेगा, 3.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा. अच्छा, ये प्रोविजन लेट आउट के लिए हो ही नहीं सकता. क्यों? लेट आउट में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरेस्ट, इसलिए मैंने एसओ का लिमिट लिया है. तो बताओ, जिन लोगों का अगर 1920 में लोन सैंक्शन हुआ है एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 45 के अंदर है एंड आपके लाइफ का वो पहला घर है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा? 80EE में 1.5 लाख एंड वहां पे 2 लाख, मतलब 3.5 लाख तक आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, बट उतना इंटरेस्ट भी होना जरूरी है. अगर इंटरेस्ट कम रहेगा तो कम मिलेगा. अच्छा, एक अमाउंट 2 जगह पे क्लेम नहीं करना है. मतलब सपोज इंटरेस्ट 2 लाख है, एक तो वहां पे क्लेम करो या फिर यहाँ पे 1.5 लाख है वहां पे 50,000. एक अमाउंट 2 बार क्लेम नहीं कर सकते, खत्म. बाकी ये 24B का तो एज इट इज रहेगा 2 लाख. देखो पॉइंट वही दिया. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड अंडर डिडक्शन 80 विल नॉट बी अलाउड डिडक्शन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. मतलब 80EE में अगर आप क्लेम कर रहे हो उसको 24 में अगेन क्लेम नहीं करना है. बाकी टर्म्स आपको पढ़ने के लिए दिया है, आपको समझा क्या क्या है? तो बोलो 80EA इज अ कॉपी ऑफ 80EE. खाली पीरियड चेंज किया सैंक्शन का एंड 50,000 का कितना किया? 1.5 लाख. बाकी सेम है. तो घर पे दोनों साथ में पढ़ना, आपको समझ में आएगा. एंड ये दोनों एसओ प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि लेट आउट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना चाहे उतना 24 में क्लेम कर सकते हो. क्लियर है? चलो, और एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है. अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो पोल्यूशन कम करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो आप इंटरेस्ट जो पेमेंट करोगे ना, उसका बेनिफिट यहाँ पे दिया. देखो, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. एलिजिबल एसएससी एंड इंडिविजुअल बोला है. कंपनी ने अगर लिया इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगा. किनको मिलेगा? ओनली आपको मेरे को मिलेगा. हैज टेकन लोन फॉर परचेस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरेस्ट पेबल ऑन सच लोन वुड क्वालिफाई एज अ डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन. द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. पहला, पीरियड ऑफ बेनिफिट कब तक मिलेगा? जब तक आपका लोन का रिपेमेंट होता रहेगा तब तक आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा. सिंपल. हाँ, डिडक्शन कितना मिलेगा? इंटरेस्ट पेबल और 1,50,000 विच एवर इज लेस. उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते. नेक्स्ट, द इंटरेस्ट अलाउड एज अ डिडक्शन अंडर 80EEB will not be allowed as a deduction under any other provision of the act for the same or any assessment year. अभी आप बोलेंगे ये ऐसा क्यों लिखा है सर? सुनो, चलो हाउस प्रॉपर्टी में अपन 24 में क्लेम करते हैं. ये कार का इंटरेस्ट कौन से सेक्शन में मिलता है? कभी अपन ने पढ़ा नहीं है. सुनो, मैं अभी नया एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. सी, मैं बिजनेसमैन हूं. मैं अगर कोई भी कार परचेस करता हूं ना, उसका इंटरेस्ट मैं P&L में डेबिट करता हूं. अरे समझा कि नहीं? मतलब पेट्रोल हो डीजल हो, तो मैंने जो कार परचेस की है उसमें EMI भर रहा हूँ. हाँ, उसमें जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी P&L में डेबिट हो रहा है. हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे क्लेम करूंगा तो P&L में डेबिट नहीं कर पाऊंगा. मतलब जो PGPP है वो ऑलरेडी क्लेम कर रहा है ना, मतलब इनडायरेक्टली सैलरीड पीपल कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस. क्योंकि एज अ बिजनेसमैन मैं ऑलरेडी PGPP में इंटरेस्ट क्लेम कर रहा हूं, तो मेरे को यहाँ पे क्लेम करने की जरूरत. लेकिन सैलरीड जो है बेचारा, उसको इंटरेस्ट ऑन व्हीकल कभी भी नहीं मिलता था ना, अभी मिलने लगेगा. अगर कौन सा व्हीकल है? इलेक्ट्रिक व्हीकल है. तो इस आपको लॉजिक समझ में क्या बता रहा हूं?
तो हु कैन क्लेम अंडर डिफरेंट सेक्शन? बिजनेस प्रोफेशन। मैं पीएनएल में डेबिट कर सकता हूं क्योंकि मेरे बिजनेस का कार है वो, लेकिन सैलरीड के लिए क्या करेगा बेचारा? तो उनके लिए फायदे का ये। बिजनेसमैन तो ऑलरेडी क्लेम कर ही रहे थे। तो दिस इज, मतलब मेरा जो एनालिसिस है ये सैलरी वालों के लिए एकदम बेनिफिशियल है, बिकॉज सैलरीड पीपल का थोड़ी पीएनएल होता है। उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख मतलब मैक्सिमम, और इंटरेस्ट पेड विच एवर इज लेस। बाकी ये पढ़ने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, देखो क्या लिखा है, सैलरीड लिखा है। समझा आपको क्यों सैलरीड लिखा है? व्हाई आई हैव रिटन सैलरीड? लॉजिक मैंने बताया। बिजनेस मैंने तो ऑलरेडी मैं कहां पे क्लेम कर रहा हूं, हाँ, तो ये एग्जांपल आप एक बार पढ़ लेना, सिंपल है। अच्छा, इसमें दोनों कवर किया मैंने, सुनो, इसमें ना 80EE भी कवर किया है और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी कवर किया। आप देखो यहाँ पे ये हाउस प्रॉपर्टी का और इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। मतलब पहले तो एग्जांपल 80EE के है, एंड आखिरी के दो एग्जांपल कौन से हैं? कौन सा है? हाँ, EEB ना, कौन सा व्हीकल का क्या है? हाँ, 80EEB का है। तो आप आराम से उसको देख लेना एक बार, एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैंने दिया आपको वर्कआउट करके, विद सॉल्यूशन दिया है, तो कोई डाउट ही नहीं आएगा। डाउट को पता है, सॉल्यूशन नहीं देंगे तो सॉल्यूशन दे दिया है। ATIBA, देखो, डिडक्शन फॉर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना। तो सेक्शन याद है अपन ने ATIA IB वगैरह पढ़ा था ना, ICIDI, उसमें से एक है। तो ये एप्लीकेबल टू, मतलब इन सिंपल वर्ड, जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ना, उनके लिए सेक्शन अप्लाई होता है। अगर आप इसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हो तो आपको होने वाला प्रॉफिट पूरा एग्जेम्प्ट है। आपको होने वाला प्रॉफिट क्या है? तो दिस सेक्शन इज ओनली फॉर विच बिजनेसमैन? दोज आर इनटू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। देखो क्या लिखा है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ऑफ डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट बोला है, कमर्शियल नहीं, एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, ठीक है। देन क्वांटम ऑफ डिडक्शन कितना मिलता था? 100%, ठीक है ना। तो मैं बाकी कुछ पढ़ूंगा नहीं, अमेंडमेंट बता दो क्या है, सुनो। ये जो एरिया ऑफ हाउस था ना, ये पहले 60 एंड 30 था, जो अभी बढ़ा के 60 एंड 90 किया गया है। एकदम छोटा सा अमेंडमेंट है। मैंने लेक्चर में बोला भी था कि इतना छोटा घर कैसे होगा। तो ये पहले 60 एंड 30 था, अभी कितना कर दिया उसको, मतलब 30 एंड 60 था, अभी कितना कर दिया है? हाँ, वो बढ़ा दिया, बस बाकी एक अमेंडमेंट हुआ है। मतलब जो घर का एरिया था उसका साइज जो पहले था वो बढ़ा के कितना किया अभी? हाँ, मतलब देखो, ये अगर सिटीज है, कौन से, ये मेट्रो सिटीज एंड उसके आजू बाजू का 25 किलोमीटर एरिया, उनके लिए 60 स्क्वायर मीटर कर दिया है। हम बाकी पुणे वगैरह कोई सिटी है तो वहां पे घर का एरिया कितना कर दिया है? 90। ये छोटा सा क्लेरिकल अमेंडमेंट है, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो, सो दीज आर द अमेंडमेंट्स इन डिडक्शन। तो बताओ, डिडक्शन में दो नए सेक्शन लाए गए, कौन सा? 80EE एंड EEB, एंड बाकी तो रिस्पेक्टिव सेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस हुए। बाकी तो कंपैरेटिव अमेंडमेंट काफी कम है, इतना कुछ आपको है नहीं। चलो, नाउ नेक्स्ट इज TDS एंड TCS, इसमें भी सेक्शंस ऐड किए गए हैं। देखो, पहला है सेक्शन 194A। क्या था 194A? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगेन, मतलब इंटरेस्ट के दो सेक्शन थे, अगर आपको याद है तो। सेक्शन 193 था, जो था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था, एंड अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब आपका बैंक FD वगैरह है, उसका TDS यहाँ पे कट होता है अंडर सेक्शन 194A। देखो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिडक्शन, कौन डिडक्ट करेगा? ऑल पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड HOF। अच्छा, इंडिविजुअल HOF भी कट कर सकता है TDS, कब? उनका लास्ट ईयर क्या होना चाहिए? ऑडिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
तो 18-19 में अगर उनका ऑडिट हुआ है तो ही इंडिविजुअल एचओएफ जो लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका टीडीएस 194 एक ही हिसाब से क्या करेंगे, कट करेंगे। कैटेगरी पे ये तो सेम है सब कुछ, अमेंडमेंट यहां पे हुआ है इसलिए मैंने पूरा सेक्शन नहीं दिया है। नो टीडीएस। अच्छा, कौन से केस में टीडीएस कट नहीं होता था? अगर सालाना पेमेंट 5,000 या उससे कम है, करेक्ट ना? हाँ, अभी ये जो लिमिट था ना, ये पहले 10,000 था, ये लिमिट अभी जो 40,000 कर दिया। कब? इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। मतलब ये लिमिट जो था, अगर आपको याद है आपने पढ़ा था कि एफडी का इंटरेस्ट अगर 10,000 के ऊपर तो टीडीएस कट होता है, याद है ना? वो लिमिट अभी कितना कर दिया है? 40 कर दिया है। तो आपका अगर जो बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, उनसे जो इंटरेस्ट मिलेगा सालाना, वो उसका टीडीएस 10 के बजाय कब कट होगा? 40 के ऊपर। एंड सीनियर सिटीजन है तो ये तो अपन ने पहले पढ़ा था, 50 में अमेंडमेंट नहीं हुआ है, खाली 40 की जगह पहले दूसरा अमाउंट था, अभी कितना हो गया? 40,000। अच्छा, अभी ये पॉइंट क्या है फिर सुनो, लास्ट के 2 पॉइंट्स इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, वो छोड़ के अगर कोई और इंटरेस्ट है तो वहां पे 5,000 का लिमिट है। अब तो आप बोलेंगे 5 और 40 में फर्क क्या है? बताता हूं। मैंने आपसे लोन लिया है तो मैं जब आपको इंटरेस्ट दूंगा ना, वहां पे 5,000 का लिमिट आएगा, लेकिन जब मैंने बैंक में एफडी किया है वहां पे बैंक का लिमिट क्या होगा? 40। तो अदर देन लास्ट 2 पॉइंट्स, बाकी सब जगह पे जहां जहां पे मैं इंटरेस्ट दूंगा वहां पे लिमिट कितना होगा? 5,000। ये भी कंफ्यूजन क्लियर है? तो बोलो क्या अमेंडमेंट हुआ है कि अगर आपका बैंक में जो डिपॉजिट है, क्या है? डिपॉजिट है ना, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी रिकरिंग जो भी है, जो बैंक में आपके डिपॉजिट है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, पहले 10,000 के ऊपर कट होता था, अभी 10 का लिमिट बढ़ा के कितना कर दिया है? 40। सीनियर सिटीजन का पहले भी 50 था, अभी भी कितना है? 50 है। एंड ये छोड़ के अगर और किसी को इंटरेस्ट देना है तो क्या लिमिट है? 5,000। आई थिंक नाउ दिस इज वेरी क्लियर। क्लियर है सबको मैं क्या बोल रहा हूं? कंफर्म? नाउ 194DA पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सुनिए, थोड़ा मैं पहले रिवीजन लेना चाहूंगा। इनकम फ्रॉम अदर इनकम एग्जेम फ्रॉम टैक्स हमने पढ़ा था 1010D सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस से मिलने वाला पूरा पैसा एग्जेम्प्ट होता है, याद है ना? एक्सेप्ट फॉर हैंडीकैप पॉलिसी से अगर है तो टैक्सेबल है, याद आ रहा है? ह्यूमन इंश्योरेंस पॉलिसी टैक्सेबल है। देन जहां पे प्रीमियम 20%, 10% या 15% से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल है एंड उसका टीडीएस कट होता था फिर। तो ये लिमिट जो था, ये टीडीएस का रेट 1% था, अभी वो इंक्रीज करके 5% किया है। कितना किया है? मतलब एलआईसी के जो पॉलिसी टैक्सेबल है उसका टीडीएस पहले कट होता था, व्हाट वाज द रेट? 1%। अभी 1 सितंबर 2019 के बाद अगर पैसा मिलेगा वो 1% का रेट कितना कर दिया है? 5। एंड लास्ट पॉइंट तो सेम ही था, फिर ये 1% हो या 5% कट कब होगा? अगर वो जो टैक्सेबल पैसा मिलने वाला एलआईसी से वो 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे कोई भी एलआईसी पॉलिसी कवर्ड है या जिस एलआईसी का पैसा टैक्सेबल है वो? हाँ, तो जिस एलआईसी पॉलिसी का पैसा टैक्सेबल है अगर वो 1 लाख के ऊपर है तो टीडीएस कट होता था। व्हाट वाज द रेट अर्लियर? नाउ व्हाट इज द कट ऑफ डेट? 1 सितंबर 2019। उसके पहले तो 1% कट होगा, उसके बाद है तो 5% कट होगा। कितना कट होगा बोलो? कोई डाउट है यहां तक? नेक्स्ट, नाउ 194I रेंट, याद करो ये कमर्शियल रेंट है। क्या है? याद करो हमने पढ़ा था कि अगर सालाना रेंट 1,80,000 के ऊपर है, नहीं वो रेसिडेंशियल है, सालाना रेंट अगर 180 के ऊपर है तो आप टीडीएस कट करते थे, ये 180 का लिमिट 240 कर दिया है। तो अगर मैंने कोई शॉप रेंट पे लिया है, पहले हम 1,80,000 के ऊपर है तो 10% टीडीएस कट करते थे, वो 180 का लिमिट अभी 2,40,000 कर दिया है। देखो पहला पॉइंट आपको पढ़ना है, मैं पढ़ूंगा खाली नेचर ऑफ पेमेंट। रेंट मीन्स एनी पेमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर लीज, सबलीज, टेनेंसी, एनी अदर अरेंजमेंट
एग्रीमेंट और अरेंजमेंट फॉर द यूज ऑफ आइदर सेपरेटली और टुगेदर। क्या देखो, इतने सारे एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, बट ये सब कमर्शियल। सर कैसे पता चला? रेसिडेंशियल के लिए अलग सेक्शन अपन ने पढ़ा था ना, रेसिडेंस घर के लिए अलग है ना, मंथली 50,000 है, ये कमर्शियल है। अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ है? बस यहाँ पे हुआ है। अच्छा, टीडीएस कितना कट होता था? बिल्डिंग के लिए 10% था, मशीनरी के लिए 2% था। कितना था? 2। बट कब कट होता था? अगर एग्रीगेट अमाउंट 180 के ऊपर है। अभी 180 का लिमिट कितना कर दिया है? 2,40,000 कर दिया है। बस बाकी सब कुछ सेम है। तो पुराने नोट्स बाजू में रखो एंड वहां पे भी चेंजेस किया तो भी चल जाएगा। मैंने सेक्शन पूरा दिया है ताकि आपको एक आइडिया है, बट पढ़ना नहीं है। तो बोलो पहले, ये कौन सा रेंट है? रेसिडेंशियल या कमर्शियल? कमर्शियल है। एंड पहले टीडीएस कब कट होता था? इफ इट इज अबव 180। अभी कब कट होगा? 240। बाकी रेट्स वगैरह सब कुछ सेम। नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और एचओएफ फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क और बाय वे ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और कमीशन ब्रोकरेज, सेक्शन 194M। नाउ अभी देखो ये क्या है, ध्यान से सुनना। अभी थोड़ा आपका कंफ्यूजन होगा। अगर आपको टीडीएस के प्रोविजंस याद है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन ने 194C सेक्शन अलग से पढ़ा है, याद है? प्रोफेशनल के लिए 194J पढ़ा है। कमीशन ब्रोकरेज भी अपन ने पढ़ा है। सर उसके लिए ऑलरेडी वो सेक्शन बन चुके हैं। मतलब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑलरेडी एक सेक्शन है, प्रोफेशनल फी के लिए 194J है, याद है ना? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पर बिल 30,000 के ऊपर, एग्रीगेट 1 लाख के ऊपर है तो टीडीएस कट होता था। इंडिविजुअल एचएफ है तो 1%, अदरवाइज 2%। ये था वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। प्रोफेशनल्स के लिए क्या था? 30,000 के ऊपर है तो कितना टीडीएस कट होता था? 10%। एंड कमीशन ब्रोकरेज के लिए 15,000 के ऊपर है तो कितना टीडीएस कट होता है? 5%। ये सेक्शन अभी भी ऑलरेडी है। फिर अगेन इनके लिए 194M क्यों लाया गया? जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जो प्रोफेशनल फी, जो कमीशन जो वहां पे कवर्ड नहीं है ना, उसके लिए 194M लाया गया है। तो पहले मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। ये ओवरलैपिंग नहीं है, नाम सेम है, बट जो वहां पे कवर्ड नहीं है उसको, हाँ देखो पढ़ता हूं। एप्लीकेबिलिटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 September 19 प्रोवाइड फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय 5% बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा देखो, अभी लॉजिक बता रहा हूं। अगर आप ये तीनों सेक्शन पढ़ते हैं ना, कौन से तीनों? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट 194C, प्रोफेशनल सर्विस 194J एंड कमीशन ब्रोकरेज, वहां पे उसी इंडिविजुअल और एचएफ को टीडीएस कट करना अलाउड है जिसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड है। मतलब जिसके ऑडिट नहीं हो रहा है वो वहां पे टीडीएस कट, उसके लिए सेक्शन लाया गया है। अभी मैंने आपको परफेक्ट लॉजिक बता दिया है, समझा कि नहीं? हेडिंग सेम है, बट जो बंदा वहां पे कट नहीं कर सकता है उसके लिए लाया गया। तो वहां पे भी इंडिविजुअल एचयूएफ कवर्ड है, बट बता वो कौन से इंडिविजुअल एचयूएफ है? जिनका ऑडिट होता है। जिनका ऑडिट नहीं होता है वो वहां पे कट, तो ये इंडिविजुअल यहाँ पे कवर्ड है। देखो काम वही है, आप देखेंगे तो वही काम है। जो 3 सेक्शन है ना उनके लिए। देखो कौन सा काम है? पहला, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, सॉरी, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टू एनी रेसिडेंट। अच्छा पहले लॉजिक समझा के बताओ क्या लॉजिक है? जो इंडिविजुअल एचयूएफ इन 3 सेक्शन में टीडीएस कट, मतलब कौन? जिसका ऑडिट नहीं है वो अगर पेमेंट करता है तो इस सेक्शन में टीडीएस कट करेगा। तो ये हेडिंग वही है। देखो ये था 194C, कौन सा था? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये 194D, ये 194J। तो इन तीनों सेक्शन में वही इंडिविजुअल एचएफ कवर्ड है जिनका ऑडिट होता था। तो जिन इंडिविजुअल एचएफ का ऑडिट नहीं हो रहा है लेकिन ये इन लोगों को पेमेंट दे रहे हैं, अभी 194M में उनका भी टीडीएस कट होगा। सो नाउ कैन वी कंक्लूड सिंपल वे में कि अगर आप इंडिविजुअल एचएफ हो एंड आपने किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है, अगर आपका ऑडिट हो रहा है तो 194C में कट करोगे, ऑडिट नहीं हो रहा है तो
194M में कट करोगे. सेम फॉर रिमेनिंग 2 सेक्शंस ऑल्सो. पहले बताओ लॉजिक समझा कि नहीं? तो ये ओवरलैपिंग है या दोनों अलग अलग है? गुड. इट मे बी नोटेड दैट ओनली इंडिविजुअल एचएफ आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस. हाँ, बाकी किसी के लिए प्रोविजन नहीं है. ये सेक्शन किसके लिए खाली है? इंडिविजुअल एचएफ. अरे बाकी सब लोग वही पे टीडीएस कट कर सकते हैं. नाउ कब डिडक्ट करना है? द टैक्स शुड बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. एंड लिमिट है 50 लाख रुपया. नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड वेयर सच सम or as the case may be aggregate amount of such sum credited or paid to resident during financial year does not exceed 50 lakh. मतलब यहाँ पे कब क्या करना है? 50 लाख. हाँ, मतलब मैंने किसी को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है या एसएससी ने, एंड वो अगर 50 लाख से ऊपर पेमेंट कर रहा है तो ही टीडीएस कट करना है. वहाँ पे लिमिट 30 और 1 लाख ही है. यहाँ पे लिमिट बहुत ज़्यादा कर दिया है. तो गवर्नमेंट क्या पकड़ना चाहती है? जो लोग है जिनका ऑडिट नहीं हो रहा है बट फिर भी इतने बड़े बड़े पैसे दे रहे, मतलब क्या है? गवर्नमेंट चेक करना चाहती है कि तू 50 लाख कहाँ से ला रहा है. तेरा बिजनेस छोटा है, तेरा ऑडिट नहीं हो रहा है, मतलब इनकम कम है, एंड हाउ यू आर एबल टू पे सो मच अमाउंट. तो ये जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है ना, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल में लाना चाहती है. मतलब ब्लैक मनी से पैसा वो बंगलो बना दिया 50 लाख का, है ना. तो ये गवर्नमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पकड़ना चाहती है कि तू इतने बड़े पेमेंट कैसे कर रहा है, तू तो ऑडिट लिमिट में है नहीं. तो ये इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने आपको पकड़ने का एक तरीका ट्राई किया है. अच्छा, नो टीडीएस अंडर 194M. देखो कब टीडीएस कट नहीं होगा? अगर इन तीनों काम का टीडीएस रिस्पेक्टिव सेक्शन में कट हो रहा है. मतलब अगर आपका इंडिविजुअल ऑडिट हो रहा है, बोलो आप एम में कट करोगे या सी में? तो सी में तो एम में नहीं है, वही तो दिया है. जो लोग उन 3 सेक्शन में टीडीएस कट कर रहे हैं वो यहाँ पे कट, मतलब जो क्लास के अंदर है वो क्लास के बाहर नहीं है. ये बताने की जरूरत है क्या? वही दिया, पढ़ लेना. एंड और एक दिया है, आपको पता है कि आप जब टीडीएस कट करते हो तो आपके स्टैंड नंबर होना जरूरी है. बट यहाँ पे आपका स्टैंड नंबर नहीं भी रहेगा तो भी आप टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को भर सकते हो. तो पहले बात आपको लॉजिक समझा. तो अगर आपने 60 लाख का पेमेंट दिया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को, तो 60 लाख पे 5% कट होगा. कितना होगा? 3 लाख रुपए कट होगा, क्योंकि रेट इज 5%. एंड 50 के ऊपर गया तो पूरे अमाउंट पे कट होता है. टीडीएस पता है ना आपको, ये क्राइटेरिया एग्जामिशन नहीं है. तो 60 लाख पे 5%, 3 लाख कट करके कितना देना है सामने वाले को? 57 लाख रुपीज आपको पे करना है. ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. विथ सॉल्यूशन दिया है, मतलब आपको डाउट ही नहीं आएगा. एंड नाउ बड़ा ही खतरनाक सेक्शन इस बार लाया गया है, टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल 194N. देखो एप्लीकेबिलिटी एंड रेट ऑफ टीडीएस. देखो क्या लिखा है, सेक्शन 194 इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019. कब से लाया गया है? हाँ ठीक है. देखो क्या बोला है. अच्छा, कौन टीडीएस कट? देखो एवरी पर्सन बीइंग, बैंकिंग कंपनी बोला है, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पोस्ट ऑफिस. सुनो क्या है, एकदम सिंपल है. बताओ अपन अकाउंट कहाँ पे खोलते हैं? या तो बैंक में, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, या यहाँ पे पोस्ट ऑफिस. इनमें से किधर भी अगर आपने 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकाला, कितना? तो बैंक आपका 2% टीसीएस कट करेगी. गवर्नमेंट जानना चाहती है कि तुम इतना कैश विड्रॉ क्यों कर रहे हो. ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं किसी को करके दे रहे हो, बस सिंपल. तो जो लोग 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश विड्रॉ करेंगे बैंक से, बैंक प्यार से आपका टीडीएस कट करेंगे. देखो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इन कैश एनी सम और एग्रीगेट, मतलब 1 स्ट्रोक या साल में, सम एक्सीडिंग 1 करोड़ ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टू 1 पर्सन फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन बाय सच पर्सन. मतलब एक ही आदमी के 2 अकाउंट्स है ना. तो हाँ, मतलब अल्टीमेटली इंसान तो एक ही है ना. हाँ,
तो 2% कट करेंगी ऑन सम एक्सीडिंग 1 करोड़। मतलब आपने पहले 1 करोड़ विड्रॉ किया, कोई कट नहीं होगा। अगेन 10 लाख विड्रॉ किया, टोटल विड्रॉल कितना हो गया? 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख का 2% 2.2 लाख। 2 पॉइंट वो 10 में से माइनस होके आपको मिलेगा 7.8 लाख। पूरे अमाउंट पे कट करेंगे एंड गवर्नमेंट को भर देंगे। एंड फिर गवर्नमेंट बोलेगा भाई बता तू इतना पैसा क्यों विड्रॉ कर रहा है। दिस डिडक्शन टू बी मेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। बैंक कब कट करेगी? टीडीएस। अरे आपको समझा ना? तो 1 करोड़ तक नहीं कट होगा। 1 करोड़ 10 लाख हो गया तो 2% कट होगा, बाकी का आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर यही कैश अगर इन ईमानदार लोगों ने विड्रॉ किया, गवर्नमेंट ने, तो हंस क्यों रहे हो? तो टीडीएस कट नहीं होगा। बोला है, मैं नहीं बोल रहा, जो लिखा है। दीज आर ट्रस्टवर्दी पीपल, गवर्नमेंट एजेंसीज, वो कुछ भी फ्रॉड नहीं करते। तो उन्होंने 5 करोड़ भी कैश निकाला तो कोई टीडीएस कट नहीं होगा। देखो किसने कैश निकाला? तो गवर्नमेंट, बैंकिंग कंपनी, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एनी वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर। वो एटीएम में कैश भरते ना बैंक से लेके, अब उनके ऊपर भी लगेंगे तो मर जाएंगे वो। या सच अदर पर्सन नोटिफाइड बाय आरबीआई, तो इनके लिए प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। इज दिस क्लियर? चलो चलो नाउ एडवांस टैक्स में कुछ अमेंडमेंट नहीं है। असेसमेंट प्रोसीजर में क्लेरिकल अमेंडमेंट हुआ है। क्लेरिकल प्रोसीजर अमेंडमेंट हुआ है, बता देता हूं क्या है। देखो अच्छा, अपन ने एक टेबल पढ़ा था, मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, याद है? अपने चैप्टर के फर्स्ट पेज पे था कि कंपनी फॉर्म के लिए कंपलसरी है, बाकी सबके लिए अगर उनका इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, पढ़ा था ना? तो उसमें अमेंडमेंट हुआ है। देखो, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स ऑफ इनकम बाय सर्टन पर्सन अंडर सेक्शन 139। पहला, द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, देखो क्या लिया है। करंटली अ पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म, कंपनी फर्म के लिए रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ओनली इफ इज टोटल इनकम एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। 2.5 लाख के ऊपर है तो ही रिटर्न फाइल करना पड़ता है। Therefore, मतलब देखो क्या है, therefore a person entering into high value transaction is not necessarily required to furnish his return of income। मतलब अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप रिटर्न फाइल ही नहीं करोगे। लेकिन यू आर एंटरिंग इनटू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस, 15 लाख का टीवी परचेस किया ब्लैक के पैसे से, तो गवर्नमेंट, एग्जाम्पल दे टीवी का, गवर्नमेंट इन लोगों को पकड़ना चाहती है। तो अभी आपका इनकम भले 2.5 लाख से अंदर हो, लेकिन अगर आप ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करते हैं जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जानना चाहते कि बता भाई तू पैसा कहां से ला रहा है, तेरा सैलरी 1 लाख रुपए, तू 15 लाख का टीवी ले रहा है, ये मैच करके दे हमको। कुछ तेरा गणित हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा मैथमेटिक्स है? ओके, वो ससुर से लाया, वो बता देना उनको, फिर हम तुमको छोड़ के उनको पकड़ेंगे, बता तूने कहां से लाया है। और टीवी का एग्जाम्पल था, ऐसा हंसना इनकम टैक्स ऑफिस के सामने पॉसिबल नहीं है, मेरे सामने पॉसिबल है। वो जब सामने ऑफिस में बैठता है तो पसीने छूटते हैं, है ना? वो कमिश्नर रहता है, वो बहुत होशियार रहता है। चलो नेक्स्ट, तो कौन से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन? देखो, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट पर्सन हु एंटर इनटू सर्टेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डू फर्निश द रिटर्न्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ये 19 चाहिए ना, मतलब वही असेसमेंट ईयर से, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में अगर अपन ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस किए तो आपको अच्छा रिटर्न का फाइल होता है असेसमेंट ईयर में। अच्छा, कौन से ट्रांजैक्शन? देखो ये 1 2 3 4। पहला, अगर आपने 1 करोड़ से उससे ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है ना, इनकम 2.5 लाख के अंदर एंड कैश डिपॉजिट 1 करोड़, मतलब नहीं, कुछ लोग ऐसा करते, सुनो, कैश डिपॉजिट 1 करोड़ 5 लाख, इनकम खर्चा 1 करोड़ 4 लाख, इनकम 1 लाख, बिलो 2.5 लाख, नो नीड टू
इनको पकड़ रहे, बोले कौन सा तेरा बिजनेस है, 1 लाख मार्जिन, 1.25 करोड़ 5 लाख में, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहते हैं। या फिर अगर आप बाहर घूमने गए हो और आपने 2 लाख या उससे ज्यादा खर्च किया है, बाहर मतलब इंडिया के बाहर, पुणे के बाहर नहीं, तो शिरडी वगैरह आप जा सकते हैं। इंडिया के बाहर गए एंड 2 लाख से ज्यादा आपने खर्च किया, बड़ा आदमी है, पकड़ो इसको। तीसरा, अगर आपने 1 साल में 1 लाख या उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा है, अभी आप पागल हो जाओगे कि इसका मैं रिटर्न संबंध क्या है। मैं लॉजिक बताऊं, मैं हूं ना, हाँ, क्लास लगाने का कोई फायदा है। ही हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर और अमाउंट ऑफ 1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 1 साल में आपने 1 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया है ना। अभी इससे इनकम का क्या संबंध। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मेरे को बिजनेस में 50,000 का ही फायदा हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल देखती है, 1 लाख रुपए दिया है, उस बेसिस पे यूनिट कितने कंज्यूम किए वो निकालती है, उस बेसिस पे प्रोडक्शन निकालती है एंड उस बेसिस बोलती है कहाँ पे बता। तो ऐसे पकड़ने के लिए ट्रैप है तुमको। लॉजिक समझा कि नहीं। इसलिए क्लास को आना जरूरी है, खाली यूट्यूब पे देख के पास नहीं होते हैं। समझा कि नहीं। जिसको समझना है तो समझ गया। आपको लॉजिक समझा कि सर इलेक्ट्रिसिटी का मेरे इनकम से क्या संबंध है। कुछ ऐसे फैक्ट्रीज होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि एम्प्लॉय का सैलरी मंथली 10 लाख, मतलब एम्प्लॉय पेमेंट 1 करोड़ एंड इनकम बिजनेस का 65,000। ऐसा कौन सा बिजनेस है। तो इनको पकड़ना चाहते हैं एंड बाकी छोड़ दो। बाकी दूसरा, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो A, B, C एंड D और कंडीशंस रहेंगे, ठीक है। तो ये दिया है कि अगर आप इससे ज्यादा खर्च करते हो तो भले आपका इनकम 2.5 लाख से कम हो तो टीवी ले सकते हो, कोई अड़चन नहीं टीवी लेने में। ससुर जी से लेने की जरूरत नहीं, खुद लो। अच्छा नाउ देखो, सुनिए, पर्सन क्लेमिंग एग्जामिशन अंडर सेक्शन 54 क्या था, हाउस प्रॉपर्टी, एंड 54 भी क्या था, एग्रीकल्चर लैंड, अगर कोई याद है तो, है ना। तो इस सेक्शन के तहत आपका वो घर बेच के जो इनकम आता है, जिसमें अपन ना अमेंडमेंट पढ़ा था अभी, वो एग्जेम्प्ट होता है। अभी उसमें अमेंडमेंट हुआ है, देखो क्या है। करंटली अ पर्सन क्लेमिंग रोल और बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स on investment specified in certain asset like house bond is not required to furnish return of income if after claim of such roll over benefits his total income is not more than exemption limit। मतलब क्या सुन, एग्जाम्पल ये है कि आपको इनकम हुआ है लेकिन आपने 54 में घर ले लिया, घर लेने के बाद जो इनकम बच गया वो एकदम कम हो गया, 2.5 लाख से कम हो गया, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका इनकम 2.5 लाख से क्या हो गया, कम हो गया। अभी बोला कि नहीं, अगर आपका इनकम 54 या 54B ये क्लेम करने के बाद 2.5 लाख से कम हो गया तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं ना, नहीं, अभी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको समझेगा नहीं। यहां पे देखो, यहां पे दिया है, ये देखो, ये दिया है मैंने आपको, ये अमेंडमेंट देखो क्या है, ध्यान, ये अपन ने पढ़ा है। देखो सुनो, मैं बताता हूं। एसएससी इंडिविजुअल HOF AOP BOI है, देखो इनके लिए अपन ने क्या पढ़ा है। इफ टोटल इनकम एक्सीड एग्जाम्पशन लिमिट विदाउट क्लेमिंग फॉलोइंग एग्जाम्पशंस, मतलब क्या है, ये एग्जाम्पशन क्लेम करने के पहले अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, कौन लोग, इंडिविजुअल, HOF AOP BOI AJB, तो रिटर्न फाइल करते थे ना। हाँ, तो उसमें ये दो तो पहले से थे, आप मेरे नोट चेक करना, इसमें ये ऐड किया गया है। इसमें क्या किया गया, मतलब ये पहले हम क्या करते थे, सेक्शन 80C टू 80U 1038 तो 2 साल के लिए अप्लाई था। तो ये 3 सेक्शन सुनो, ये 3 सेक्शन के डिडक्शन क्लेम करने से पहले अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो अब रिटर्न फाइल करते थे। अभी इन 3 में ये 54 की भी आ गए, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 में जितने भी सेक्शंस है वो डिडक्शन क्लेम करने के पहले का इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो अभी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। पहले अपन 2 ही चेक करते थे, क्या थे, 80C 80U एंड 1038 तो 2 ही साल के लिए था, छोड़ दो। तो 80C टू 80U
का डिडक्शन क्लेम करने के पहले अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना पड़ता था। अभी 54 का भी क्लेम करने से पहले अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया क्या है? सिंपल अमेंडमेंट हुआ है। नाउ एंड और एक अमेंडमेंट हुआ है, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन एंड आधार कार्ड। मतलब अभी देखो हमने पढ़ा था ना, रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। हाँ, तो पैन कार्ड की जगह आप आधार कार्ड भी यूज कर सकते हैं। ये अमेंडमेंट हुआ है ना। देखो सेक्शन 139A provide that every person specified therein who has not been allotted PAN shall apply to assessing officer for allotment of PAN. In many cases, person entering into high value transaction do not possess PAN. In order to keep an audit trail of such transaction for widening and deepening the tax base, new clause has been inserted in section 131 to provide that every person who intends to enter into certain prescribed transaction has not been allotted PAN shall apply for PAN. तो ये पहला अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ है? जी नॉर्मली इंडिया में क्या है, रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड लगता है, पर अगर मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रहा हूं तो पैन कार्ड नहीं रहेगा तो भी चल सकता है। नॉर्मली सबका ऐसा होता ही है। बट अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है, इफ आर एंटरिंग इनटू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जो अभी अपन ने पढ़ा ना, अभी उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कि नहीं? तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तो तुमको पैन कार्ड के लिए अप्लाई है। अरे समझा कि नहीं? तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कौन से, जो अभी अपन ने पढ़े, उस केस में अगर रिटर्न फाइल करना को क्या करना पड़ेगा, पैन के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये उसका कनेक्शन समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, टू इंश्योर द केस ऑफ कंप्लायंस मॉडिफिकेशंस हैव बीन मेड टू प्रोवाइड फॉर इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विथ आधार। ये दूसरा अमेंडमेंट है। तो देखो क्या दिया है। पहला पॉइंट, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज पैन अंडर द एक्ट एंड ही हैज नॉट बीन अलॉटेड पैन बट एसएससी पजेस आधार नंबर। मतलब आपको रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड चाहिए, आपने पैन के लिए अप्लाई किया है, बट आपके पास पैन कार्ड नहीं है, बट आपके पास आधार कार्ड है, तो उस आधार कार्ड का आधार ले सकते हैं आप, एंड उसको आप कोट करके आप कंप्लायंस कर सकते हैं। बस उतना ही है, कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला है। पॉइंट नंबर बी, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन एंड हु हैज बीन लिंक्ड हिज आधार नंबर अंडर सेक्शन 139(1) may furnish intimate और कोट इस आधार नंबर इंस्टेड ऑफ पैन। मतलब जिसके पास दोनों है, सबके पास पैन कार्ड भी और आधार कार्ड भी है, एंड आपका पैन और आधार क्या है, कनेक्टेड है, तो रिटर्न फाइल करते समय लिंक्ड है, तो इंस्टेड ऑफ फाइल, मतलब फाइल रिटर्न फाइल करते समय इंस्टेड ऑफ पैन कार्ड आप आधार कार्ड डाल के भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट। ये मत पढ़ो। देन 139AA और एक सेक्शन लाया गया। देखो मतलब उसमें अमेंडमेंट है। देखो अच्छा पहले क्या था, देखो सुनो, ये आपके पैन कार्ड है बट अगर आधार कार्ड नहीं तो वो इनवैलिड माना जाता था। देखो, प्रोवाइड दैट पैन अलॉटेड टू पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड इन केस पर्सन फेल टू इंटीमेट आधार नंबर ऑन और बिफोर नोटिफाइड डेट। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ऊपर क्या बोल दिया कि तुम्हारा पैन कार्ड नहीं रहेगा बट आधार कार्ड तो चलेगा ना, तो इसको भी अभी हटाया गया। वही तो लिखा नीचे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया ना कि पैन कार्ड नहीं है बट आधार कार्ड है तो यू कैन यूज आधार कार्ड, तो इसको अभी ओवरराइड करना पड़ेगा। क्योंकि ये पॉइंट क्या बोलता है कि तुम्हारे पास पैन कार्ड है बट आधार कार्ड, तो पैन कार्ड वैलिड हो जाए, क्या होगा, पैन कार्ड इनवैलिड होगा। कब? अगर अपने आधार नंबर इंटीमेट नहीं किया तो। लेकिन अगर मैं आधार नंबर यूज करके रिटर्न फाइल कर सकता हूं तो अभी पैन कार्ड की जरूरत ही नहीं है। वही दिया है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन प्रीवियसली कैरी आउट थ्रू सच पैन 139A हैज बीन मॉडिफाइड टू प्रोवाइड दैट if person fail to intimate Aadhaar number, the PAN allotted to such number shall be made inoperative in prescribed manner। एक काम करो, आप इसको मत पढ़ो, कुछ काम का नहीं, छोड़ दो। अच्छा नाउ सुनो, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये मैंने ऐसे टेबल दिया है बस। इसमें देखो अमेंडमेंट क्या हुआ है,
पहले क्या था अपन ने पढ़ा था कि अगर आपको इंडिविजुअल एचओएफ एओपी बीवाई को रिटर्न कब फाइल करना है, बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 1038 एंड एटीसी2, अगर आपका इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो अभी उसमें 54 भी ऐड कर दिया जो अपन ने पढ़ा ऊपर। मतलब अभी आपका इनकम जो देखना है वो ये 3 सेक्शन हटा के, अगर आपका इनकम 2.5 लाख के ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कौन से 3 सेक्शन हटा के, एटीसी2 एटीयू, 1038 वो 2 साल के लिए था तो उसको पकड़ो मत, एंड नाउ सेक्शन 54। सो एटीसी2 एटीयू 54 के सभी सेक्शंस, वो सेक्शन अप्लाई करने के पहले अगर आपका इनकम एग्जेम्पशन के ऊपर है तो अभी आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अभी अपील, कलेक्शन एंड रिफंड ऑफ टैक्स, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है। चलो ओके, नाउ अपन ब्रेक लेते हैं एंड फिर नहीं करेंगे कंटिन्यू। चलो नाउ अभी ये नया पॉइंट है, दिस इज अ नया इंसर्ट किया गया है, मैंने आपको बाद में एक एक पेज दिया है। हाँ देखो क्या लिखा है, न्यू टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी। तो मैं जो भी दोस्तों पढ़ने जा रहा हूं ये ओनली डोमेस्टिक कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। तो अपन ने पढ़ा था ना असेसमेंट ऑफ कंपनी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जिसमें था असेसमेंट ऑफ कंपनी, ये वहीं पे अप्लाई होगा। देखो, रिड्यूस टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनी एज पर सेक्शन 115BAA, डोमेस्टिक कंपनी will have option to pay tax at the rate of 22%। हाँ, अपन ने पढ़ा था 25% एक अमेंडमेंट हुआ था, याद है पहले लेक्चर में, वो अलग है ये अलग है। अभी कितना देना पड़ेगा उनको, वो 25% किनके लिए, जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, बाकी सबके लिए ऑप्शन दिया है कि आप 22% से दे सकते हो। बट अगर आपको 22% से टैक्स देना है, खुश मत होना कि टैक्स रेट कम हो गया है, इतने सारे सेक्शन के बेनिफिट सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। एंड ये जब सैक्रिफाइस करोगे ना, आपका इनकम इतना ज्यादा हो जाएगा, उस पे जब 22% लगेगा ना, वो 30% से ज्यादा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑफिशियली टोपी पहनाना। तो ये जब भी क्लाइंट आता है हमारे पास, मैं एनालिसिस करता हूं कि अभी 30% से कितना टैक्स आ रहा है, एंड इफ आई रिमूव दिस, ये बेनिफिट्स निकाल देंगे तो इनकम जंप होगा, उस पर 22% अप्लाई करूंगा, तो 22% का कम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर 30% अपना बेटर है। तो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम किया है, बट उन्होंने कहा कि देखो कौन से बेनिफिट जाएंगे, 10AA का याद है, ACZ का प्रॉफिट गया, 32 एडिशनल डेप्रिसिएशन गया, 32 AD इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट गया, टी कॉफी रबर का बेनिफिट गया, साइंटिफिक रिसर्च गया, स्पेसिफाइड बिजनेस गया, ये सब ATC to ATU के भी ये सेक्शन सब गए। बताओ अभी इतना हटाने के बाद आपका इनकम कहां पे पहुंच जाएगा, आप कहां पे पहुंच जाओगे, वो पैसा भरने के लिए घर बेचना पड़ेगा, इतना टैक्स हो जाएगा। नाउ अच्छा, ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज करना है, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ऑब्वियसली रिटर्न फाइल करते समय आपको फिक्स करना है कि 22 में जाना है या 30 में। सच कंपनीज विल हैव टू एक्सरसाइज ऑप्शन ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। एंड नाउ नेक्स्ट मजेदार पॉइंट, एक बार आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, बाद में विड्रॉ नहीं होगा। शादी होने के बाद तोड़ नहीं सकते, तोड़ने के बाद भी तुम शादीशुदा ही कहलाओगे, वही लिखा है। तो पहले सोचना है कि मरना है कि नहीं। ओके, नाउ अभी इन कंपनी के लिए देखो, व्हाट आर द रेट्स एक बार पढ़ लेते हैं। बेसिक टैक्स रेट 22% है, इस पे सरचार्ज 10% लगेगा, वो भी कम लगेगा, एंड सेस होगा 4%। तो इफेक्टिव रेट कितना होगा, 25.168%। ये खाली एक बार पढ़ के रखना है, इसका रिलेवेंस फाइनल में ज्यादा है। सो दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज। अपने लेवल पे असेसमेंट ऑफ कंपनी खाली पढ़ने के लिए, इसके कैलकुलेशंस फाइनल में है। सो डोंट वरी, अभी जस्ट पढ़ के रखना है, ये मत पढ़ो, ठीक है। ये तो हो गया। नाउ अच्छा, याद करो अपन ने पढ़ा था मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, याद है 18.5।
इन लोगों को मैट भरने की जरूरत नहीं होगी। अपन ने पढ़ा था ना असेसमेंट ऑफ कंपनी में, नॉर्मल टैक्स और टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, तो इन लोगों को मैट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, डायरेक्टली उनको देना है। बाकी ये मत पढ़ो। तो जो कंपनीज 22% में आएंगे तो उनके लिए मैट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये कट कर दो। अच्छा आगे देखो, टैक्स रेट ऑन न्यू इंकॉर्पोरेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और एक सेक्शन नया लाया गया है 115 BAB। ऊपर का कौन सा था बताओ? 115 BAA। अभी कौन सा है? BAB। बस पढ़ के रखना है, छोड़ दो। इस पे कैलकुलेशंस नहीं आएंगे आपको, बट एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। देखो, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रजिस्टर ऑनर आफ्टर 1 October 19 एंड कमेंसिंग बिफोर 31 March 23। मतलब इन 4-5 साल में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, कंपनी चूजिंग फॉर कंसेशनल टैक्स will no longer be eligible for deduction incentive from the government. However, there is an option to choose to opt to pay tax as per normal provision. The company can opt for 115 BAB to file return within 30th September of every assessment year. तो देखो क्या है, तो अच्छा एक मिनट, अभी अपन ने ऊपर ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, ऊपर का सेक्शन कौन सा था अपना? हाँ 115, उनके लिए रेट कितना था? 22। अभी ये जो कंपनीज है, कौन सी कंपनी? डोमेस्टिक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन ये कंपनी कब फॉर्म होनी चाहिए? 1 October 19 के बाद। ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए, ऊपर का एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए भी हो सकता है। दिस इज फॉर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ऑन और आफ्टर 1 October 2019। अरे समझा कि नहीं? एंड कमेंसमेंट कब होना चाहिए? March 23 के पहले। सुनो अगेन, उनको भी इतने सारे एग्जामिशन सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। इसे ऊपर था ना, अरे याद है कि नहीं? इन्होंने देखो काफी सारे बेनिफिट सैक्रिफाइस किए हैं। तो ये जो न्यूली इंकॉर्पोरेटेड कंपनी है, अगर ये सभी डिडक्शंस यहाँ पे जो लिखे है अगर वो सैक्रिफाइस करते हैं तो उनके लिए रेट होगा खाली 15%, 22 भी नहीं होगा, 15 होगा। सरचार्ज 10% होगा फिक्स्ड, ये 4%, इफेक्टिव होगा 17.16। मतलब डोमेस्टिक कंपनी के लिए 2 अमेंडमेंट्स आए, वो जो था उसके लिए 22% है। एंड अगर ये 1 October के बाद कोई नया कंपनी स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट टू सैक्रिफाइसिंग सो मेनी बेनिफिट्स, जो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द न्यू टैक्स रेट? 15%। एंड इनके लिए भी मैट अप्लाई नहीं होगा। अभी ध्यान से सुनना, यहां पे अपन ने जो 2 कंपनीज का डिस्कशन किया है, दोनों के लिए मैट अप्लाई नहीं होगा। पहले कैटेगरी के लिए 22% है एंड दूसरे कैटेगरी के लिए 15% है, प्लस सरचार्ज। अच्छा, ये जो सरचार्ज 10% है वो कंपल्सरी वाला है। कौन सा वाला है? ठीक है। अच्छा, मतलब बाकी सब कंपनी के लिए मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? हाँ। टाटा मोटर्स के लिए एप्लीकेबल है? यस। अपन ने मैट का रेट कितना पढ़ा था? 18.5 विच हैज बीन रिड्यूस्ड टू 15%। अभी मैट का रेट कितना हो गया? अच्छा, ये ऊपर के 2 कंपनी के लिए होगा ही नहीं, क्योंकि इनके लिए मैट के प्रोविजन अप्लाई। बाकी जिन कंपनी के लिए मैट के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तो अपने नोट्स में जहां पे मैट का रेट 18.5 है, वो कितना करना है? 15%। लेकिन एएमटी का रेट चेंज नहीं हुआ है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो अभी भी 18.5 है। अरे समझ में आया कि नहीं? तो दिस इज चेंज इन ओनली विच रेट? मैट रेट। इज दिस क्लियर? सो दैट्स इट, we have covered all the amendments as per Finance Act 2019 which are relevant for your exam. Is this clear? इससे ज्यादा फाइनेंस एक्ट 19 में ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है। इफ हैव एनी डाउट्स आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच।